नहीं करेंगे, ना हम इसको होने देंगे। अब बात करते हैं बड़ौदा उपचुनाव की। आज आखिरकार चुनाव आयोग ने डेट की घोषणा कर दी। अब नॉमिनेशन भी होगा और वोटिंग भी होगी। लगातार आपका दौरा बड़ौदा में होता रहा है। भारतीय जनता पार्टी वहीं पर लगातार वहां पे घोषणाएं कर रही है और कांग्रेस भी कह रही है कि हम ये सीट जीतेंगे। इनेलो अपने आप को क्या, इनेलो कहां समझते अपने आप को कि इनेलो की दावेदारी कितनी मजबूत है? वो सीट हमारी रही हमेशा। हम उस सीट के ऊपर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है 7 चुनाव जीती थी और 3 चुनाव जो है कांग्रेस जीती। अब कांग्रेस भी और कुछ प्रेस के लोग भी इस किस्म की बात कह देते हैं कि तो हमारा गढ़ है। पहले उसमें थोड़ा सा पीछे झांक करके देखो कि जहां हमने इसमें 7 चुनाव जीते, वहीं तीनों जो हारे हैं उसमें मार्जिन क्या है जी, कितने मार्जिन से हम हारे हैं। जो मार्जिन है चुनाव का वो बहुत थोड़ा है। उसमें मान के चलो कि कैंडिडेट में कहीं कमी रही है, उसकी वजह से वो उस मार्जिन को पूरा नहीं कर पाया। कहीं कैंडिडेट को ये लगा होगा कि तू चुनाव जीत गया, उसने मेहनत कम की होगी। ये कारण हो सकता है इसका। अगर कांग्रेस का कोई वजूद होता वहां पे तो फिर मार्जिन बढ़ता, फिर मार्जिन कम नहीं होता हर इलेक्शन में। अब ऐसी हालत है वहां पे कि अब बीजेपी जाकर के एक गांव में 20-20 करोड़ की, 50-50 करोड़ की अनाउंसमेंट्स करती है। भाई बीजेपी 6 साल सत्ता में रही है, 5 साल पहले रही है। आज बीजेपी को उन गांवों में जो कमियां हैं वो नजर आ रही है। आज वहां पे क्या मूलभूत सुविधाएं लोगों की थी, आज उनको दिख रही है। 5 साल क्यों नहीं गए? और 5 साल के बाद जब तक श्री कृष्ण हुड्डा जिंदा थे तब तक क्यों नहीं गए? अब लोगों को केवल और केवल समझबाग दिखा करके उनका वोट हासिल करना चाहते हैं। लोग बेवकूफ नहीं है, पढ़े लिखे बच्चे हैं आजकल हर घर में। आज इतने बेरोजगार बच्चे हैं, एक एक घर में 3-3, 4-4 बच्चे, कोई बीए है, कोई एमए है, किसी ने एमबीए कर रखा है, किसी ने इंजीनियरिंग कर रखी है, खाली है, उनको जॉब नहीं है कहीं। अरे इस लॉकडाउन ने जिनके पास छोटी मोटी जॉब थी उनको भी घर भेज दिया। आज हर आदमी इस बात को जानता है कि ये सिर्फ जो आज कोई आप उद्घाटन, कोई आप नींव पत्थर लगा रहे हो, कोई वहां पे घोषणाएं कर रहे हो, ये एक एक आदमी को इस बात की समझ है कि सिर्फ हमारे वोट को ये लोभ दे करके लेना चाहते हैं। वो कहते हैं करो काम, वोट तो हमने डालना है। और वोट जब लोग डालने जाएंगे तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जो काम किए थे वहां पे उनको याद करेंगे। कांग्रेस का 10 साल राज रहा, स्कूल नहीं बनाया, कॉलेज नहीं बनाया, कोई इंडस्ट्री नहीं लगाई। हुड्डा तो एक बात कहता है, मैं थारा हूं और तुम मेरे हो गए। थारे मारेगा क्या करेगा? लोगों को तो काम चाहिए। वहां पे अगर कोई नहरें बनाई किसी ने, किसान को वहां पे पानी दिया, उस वक्त में ट्यूबवेल के कनेक्शन दिए, रोड से एक गांव को दूसरे गांव को कनेक्ट किया, अगर वहां कोई लड़कियों की पढ़ाई के लिए कॉलेज बनाया, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज दिया, कोई सब्जी मंडी बनाई, कोई अनाज मंडी बनाई, कोई गन्ने की मिल लगाई, ये सब चीजें हमारे वक्त में हुई हैं। और आज फिर वो लोग दोबारा चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए आज इंतजार कर रहे हैं कि 3 तारीख कब आए, कब हम अपनी ऐनक पे फिर मोहर लगाएं और फिर चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाएं। आगे 100% ये चुनाव जो है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जीतेगी। एक और भी बात है कि इनेलो की इस चुनाव में रणनीति क्या होगी और इनेलो अपना कैंडिडेट जो है वो कब उतारेगा? अगर हम आपको सारी अपनी रणनीति बता देंगे कि हम इस चुनाव को कैसे लड़ेंगे, तो फिर तो जो हमारे अपोजिशन में लड़ने वाले लोग हैं वो फिर कोई ना कोई उसका काट का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। राजनीति में रणनीति नहीं बताई जाती है कि रणनीति क्या रहेगी। हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पे उंगली उठे। हम अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते पे चुनाव लड़ेंगे। हमारा कार्यकर्ता जो है वो एक एक मतदाता के पास जाएगा और इनकी पोल खोलेगा, बीजेपी और कांग्रेस की, और अपने किए हुए कामों को याद दिलाएगा। मेरा ये कहना था अभय जी कि रणनीति का पूछने का कारण ये था कि जहां आप सत्ता से दूर हैं, भारतीय जनता पार्टी वहां पर लगातार घोषणाएं कर रही है। अगर कांग्रेस की बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि ये हमारा ही क्षेत्र है और हम इस क्षेत्र से जीते आए। तो आखिरकार इसमें इनेलो दोबारा कैसे सेंध लगा पाएगी? आप भाजपा की जिसकी बात करते हो,
भाजपा का कोई भी मिनिस्टर वहां पे जाता है, एमएलए एमपी कोई जाता है, उसके साथ 500 पुलिस के लोग जाते हैं, तब जाकर के वो गांव में किसी में इंटर कर सकते हैं। किस भाजपा की बात कर रहे हो आप? अगर लीडर होगा कोई तो वो अकेला जाएगा। मैं तो कोई गनमैन लेके नहीं जाता। जो मुझे सरकार ने 2 दे रखे हैं, मैं तो इनको भी कई दफा कह देता हूं कि यार तुम क्या करोगे जाके, मैं हो जाता हूं। सिर्फ इसलिए वो मेरे साथ जाते हैं आजकल कि कोरोना की वजह से कोई थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस बना रहे। अदरवाइज मुझे कोई चिंता नहीं है इस बात की, मैं अकेला जाता हूं। मैं चौमन के चौमन गांव में जाकर के रात को 2:30 बजे तक मैंने लोगों के घरों में जाकर के दूध पिया है, चाय पी है। लोगों ने मुझे बहुत प्यार और आशीर्वाद दिया है। ये कोई दिन में भी बिना किसी सुरक्षा के बिना जाके दिखा दो, इनको एहसास हो जाएगा कि लोग उनको कितना समझ रहे हैं, इस घोषणाओं को कितना के इनको आने वाले समय में लोग जो है वोट दे करके जिता करके भेजने का काम करें। जो आदमी सुरक्षा के घेरे में जाकर के वोट मांगेगा उसको वोट कौन देगा, कहां से मिलेगा? इसीलिए सुरक्षा में जा रहा है ना कि उसको उस गांव के मतदाता से डर है। वहां कोई आतंकवादी थोड़े आए हुए हैं। इनके जो गलत काम किए हुए हैं लोग उससे गुस्सा में हैं। और लोग कौन सा इनको पत्थर मार रहे हैं, लोग तो इनसे सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। ये उनके सवालों का जवाब ना दे इसलिए पुलिस के घेरे में खड़े होकर के अपने साथ 20, 30, 50 लोगों को ले जाकर के सामने बैठा लेते हैं और वहीं भाषण दे के आ जाते हैं। एक भी आदमी लोकल नहीं मिलता है इनको। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो कहते हैं कि मेरा गढ़ है, गढ़ का है उसका, मैंने बताया ना आपको भी कि गढ़ तो हमारा रहा है, मतदाता हमारा रहा है। पिछले चुनाव में सिर्फ हमारे से लोग भ्रमित हो गए थे। हमारी पार्टी से ये जब अलग हुए, उन्होंने लोगों के मन में एक बात ये बैठाने की कोशिश करी कि चौटाला साहब भी हमारे साथ है। अभय सिंह ने हमें घर से निकाल दिया, इन्होंने मुझे बहुत बदनाम किया वहां पे। अब हरियाणा का नहीं, देश के आदमी को इस बात की सच्चाई का पता चल चुका कि ये कितने बड़े शातिर हैं, कितने बड़े चोर हैं, कितने बड़े झूठे हैं। इस बात को अब पूरे प्रदेश के लोग नहीं, देश के लोग जान चुके। अब तो आप मेरे से ज्यादा जानते हो इस बारे में। जो हमारा मतदाता गया था गलती से कहीं, वो आज अकेला हमारे साथ नहीं आ रहा, अपने साथ और बहुत सारे ऐसे साथियों को लेकर आ रहा है जो कांग्रेस में थे, जो बीजेपी में थे, उनको भी अपने साथ लेकर के आएगा। और मैंने जो आपको बताया है, आप नतीजा है 10 तारीख को हम और आप फिर मिलेंगे। आप कहोगे मुझे कि आप जो कह कर गए थे उससे 21 है, 19 नहीं है। एक और भी सवाल है कि जब किसान के अध्यादेश जब लेके आए तो आपने 22 के 22 जिलों पर जाकर किसानों के साथ खड़े होने की आपने घोषणा की थी कि मैं हर जगह जाऊंगा और डीसी को ज्ञापन दूंगा। इसमें कितने जिलों में आप गए और आगे का क्या प्लानिंग है? अब तक मैं 7 जिलों में गया और 2 जिलों में और मैं जाऊंगा अभी। 6 तारीख को मेरे कार्यक्रम है, फतेहाबाद और सिरसा में जाऊंगा। लेकिन बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे, उनमें भी हमने आज ही फैसला किया था कि चुनाव की तारीख तय होगी। हमें जहां इस किसान आंदोलन में उनके साथ खड़े होकर के इस लड़ाई को लड़ना है, वहीं आज की तारीख में किसान बहुत बिजी है जी, खेत के काम में व्यस्त है। हम चुनाव को भी, क्योंकि ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, इसलिए 6 तारीख को ही बाकी जो हमारे जिले बचे हैं उन सब में हमने अपने अलग अलग नेताओं की जिम्मेवारियां लगाई है। वो वहां पर जाएंगे और वहां डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर हमारी पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठे होकर के डिप्टी कमिश्नर को जाकर के ज्ञापन देकर के आएंगे। एक आखिरी सवाल है आपसे, किसान अध्यादेश को लेकर जहां एनडीए के समर्थन में अकाली दल का और एनडीए का गठबंधन था, अकाली दल ने सत्ता छोड़ देने का निर्णय लिया, हर प्रकार की गठबंधन से वो दूर हो गए। वहीं पे अगर बात करें तो हरियाणा में गठबंधन की सरकार है। क्या लगता है आपको कि क्या हरियाणा में ऐसा होना चाहिए? जो लगातार कह रहे हैं कि जो हम किसानों के साथ खड़े हैं, आखिरकार वो अब कहां दिख रहे हैं? पहला तो आपने जो है ना ये कहा कि गठबंधन की सरकार है। गठबंधन कोई भी राजनीतिक दल का जो है चुनाव से पहले हुआ करता है। ये गठबंधन नहीं है, ये स्वार्थ है, ये ठगबंधन है, ये लूट की एक साजिश, लुटेरों का एक गिरोह है।
जो लोगों ने चौधरी देवीलाल के नाम को गिरवी रखा बीजेपी का, जो कहते हैं हम किसान के हितैषी हैं, बड़ी हैरानी की बात है। लाठीचार्ज हुआ किसानों पे, दुष्यंत चीफ मिनिस्टर के पास गया और कह के आया इसकी जांच हो। चीफ मिनिस्टर ने क्लीन चिट दे दी। अगर थोड़ी सी भी शर्म हो तो उसी टाइम ठोकर मार देनी चाहिए राज को। जिस आदमी की इतनी बुक्कत नहीं है कि वो चीफ मिनिस्टर से जाकर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पद पे बैठ करके मांग करे, और चीफ मिनिस्टर अगले दिन ही उसकी इस तरह से कही हुई बात को मिट्टी कर दे कि तेरी जो जांच की मांग है उसका कोई महत्व नहीं है, मैंने क्लीन चिट दे दी, तो फिर वो किस किसान की बात करे। अब जब उन्होंने उनकी इस बात को स्वीकार नहीं किया तो अब कहने लगे कि अगर एमएसपी पे अगर फसल नहीं खरीदी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। एमएसपी पे 4 दिन हो गए खरीद शुरू हुए, जाके मंडियों में पूछ लो। पहले 2 दिन में, कल तक का तो मुझे पता है, और अगले कल का मैं 1 आध दिन में फिर बता दूंगा। सिर्फ और सिर्फ 4 मंडियों में इन्होंने शुरुआत करी थी। कैथल में एक दाना नहीं था कल तक खरीदा हुआ इनका, अंबाला में एक दाना नहीं खरीदा, कुरुक्षेत्र के अंदर 100 कुछ बैग खरीदे, वहीं करनाल में भी 150 के करीब बैग खरीदे थे। जो मंडियां खचाखच भरी पड़ी है, अगर बारिश होगी तो उस किसान की जीरी जो है, जिसकी कीमत आज उसको 1888 रुपए मिलने चाहिए, उसको 1200 भी नहीं मिलेगी। फिर तो इनको बहाना मिल जाएगा, फिर तो भागेंगे छोड़ करके। अब भी ये कहते हैं कि हमें ए ग्रेड की जीरी चाहिए। अब ये ग्रेड के नाम पे, पहले तो नमी के नाम के ऊपर खा गए इनको, अब ये ग्रेड के नाम के ऊपर भी किसान के धान को कहेंगे हम नहीं ले सकते, इसका ग्रेड सही नहीं है। अब ए ग्रेड कौन सी क्वालिटी, क्या ए ग्रेड की परिभाषा है, ये किसान समझ सकता है, अधिकारी नहीं समझ सकते। या जो इस तरह का नाम देते हैं ग्रेड ए बी सी डी, वो यहां बैठे उनको क्या पता है बेचारों को। किसान को पता है कि उसने 6 महीने किस तरह से उस पानी में खड़े होकर के अपने पैर गड़वा लिए, किस तरह से उसने बच्चे की तरह उसको पालने का काम किया। इनको किसान की पीड़ा नहीं है, ये तो लुटेरे हैं, लुटेरों का एक गिरोह है, ये इस प्रदेश को लूटना चाहते हैं। लेकिन हम इस प्रदेश के पहरेदार हैं, हम चौकीदार नहीं बनना चाहते, हम पहरेदार हैं, और हम इसका पहरा करेंगे और इनको नंगा करेंगे जो लूटने में लगे हुए। दरअसल हमारे साथ ये इनेलो के विधायक अभय सिंह चौटाला थे, और इनका कहना है कि सरकार जहां कह रही है कि हम किसानों के हितैषी हैं, दरअसल किसानों के हितैषी नहीं है। अगर किसानों के हितैषी होती सरकार तो आज किसानों को सड़क पे उतरना नहीं पड़ता। लेकिन इनेलो की जहां तक बात है, इनेलो किसानों के साथ खड़ी है। क्यों? क्योंकि ये इनेलो चौधरी देवीलाल की पार्टी है, जिन्होंने किसानों के लिए सब कुछ अपनी कुर्बानी की। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर बेबाकी बात हुई और इन्होंने कहा बड़ौदा की सीट इनेलो की थी, कुछ कारणवश कई बार 2-3 बार ऐसा रहा कि इनेलो वहां पे हारी, लेकिन इस बार इनेलो दोबारा जीत का परचम लहराएगी। बाकी आने वाला समय बताएगा। आखिरकार 3 नवंबर को वोटिंग है और 10 को रिजल्ट आना है। 10 तारीख को ही पता लगेगा कि बड़ौदा का जनता आखिरकार किसको सपोर्ट किया और जीत किसकी हुई। अश्विनी कुमार के साथ मनीष कुमार, खबरफास्ट, चंडीगढ़। आप देख रहे हैं खबरफास्ट, तेज खबर पैनी नजर।